हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ या आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बताने आया हूँ जो आप मुझसे कई टाइम से पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ और मैंने ये काम किया है, या ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने वो वीडियो डाली है कि वाई आई लेफ्ट IIT या जब से आपको पता चला है कि मैंने IIT हैदराबाद से ट्रांसफ़र लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो सबसे बड़ा डाउट है या आप जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं वो ये कि कैसे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में, और क्या इसका प्रोसेस रहता है, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझसे पूछे। तो आज इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपके ये सारे आंसर दूंगा और आपको इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझा दूंगा, ताकि अगर आप कभी इस सिचुएशन से गुजरे या आपको कभी इस प्रोसेस से निकलना पड़े या क्या इसके स्टेप रहते हैं वो आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि UGC ने ही अलाउ किया हुआ है कि अगर आप 5 इयर्स की फेलोशिप ले रहे हैं तो उसमें आप कभी भी एक बार 5 इयर्स में अपना इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो। सेकेंड, आप ये पूछते हैं कि सर इंस्टीट्यूट ही ट्रांसफ़र होता है या गाइड भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो देखिए, हाँ, गाइड भी ट्रांसफ़र होते हैं, इंस्टीट्यूट भी ट्रांसफ़र होता है, और आप गाइड भी चेंज कर सकते हैं विद इन द इंस्टीट्यूट। ये भी मतलब चीज़ें होती हैं, पर ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट में और वहाँ के पूरे परफॉर्मर में। थर्ड, आप ये पूछते हैं सर क्या फेलोशिप मतलब दोबारा स्टार्ट होती है या नई फेलोशिप से एडमिशन लेना होता है। तो देखिए, अगर आप नई फेलोशिप से एडमिशन लेते हैं तब तो एडमिशन नया ही हो जाता है, फिर ट्रांसफ़र वाली तो कोई बात रही नहीं। पर हाँ, अगर आप सेम फेलोशिप से एडमिशन लेते हैं तब ट्रांसफ़र कहते हैं। और फेलोशिप का जो होता है वो नई नहीं होती है, उतनी फेलोशिप ही आपको मिलती है जो आपकी बची हुई रिमेनिंग होती है। यानी अगर आप मानिए आपने 1 ईयर बाद ट्रांसफ़र लिया है तो आपको जो आगे की फेलोशिप मिलेगी वो सिर्फ 4 साल की मिलेगी, क्योंकि जो UGC या CSR नेट जो फेलोशिप फंडेड करता है वो ओनली 5 इयर्स के करता है। तो यानी कहने का मतलब है प्रीवियस इंस्टीट्यूट में आपने जितनी फेलोशिप ली है वो भी काउंट होगी, और जो आने वाले इंस्टीट्यूट में आप फेलोशिप लेंगे वो भी काउंट होगी, और टोटल आपको सिर्फ 5 इयर्स की फेलोशिप मिलेगी, चाहे आप उसमें PhD खत्म कर पाएँ या नहीं। बाकी एक्सटेंशन का भी केस होता है, कैसे वो बढ़ता है उसकी वीडियो में कभी आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक और डाउट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी के रिगार्डिंग। आप पूछते हैं कि सर क्या कोर्स वर्क दोबारा करना पड़ता है या नहीं। तो देखिए, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है आप जहाँ ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता और कहीं कहीं आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप मतलब ज़्यादा टाइम बाद ट्रांसफ़र लेते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता, पर अगर आप स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपको कोर्स वर्क भी करना पड़ता है। और साथ में ये भी होता है कभी कभी कि आपका काम चेंज हो जाता है स्टार्टिंग में, तो अगर आप कोर्स वर्क करते हैं तो आपका फ़ायदा ही होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र होता कैसे है और क्या इसके पूरे स्टेप्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको चाहिए NOC मतलब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको दोनों ही इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। एक वहाँ से जहाँ से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, एक वहाँ से जहाँ आप ट्रांसफ़र में जा रहे हैं। यानी आपको दोनों ही इंस्टीट्यूट को से NOC लेना पड़ेगा, यानी दोनों को ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके ट्रांसफ़र से। ये बात आप ध्यान में रखें। सेकंड चीज़ है कि NOC लेने का से मतलब क्या है। तो देखिए, NOC लेने से सिर्फ मतलब ये नहीं कि आपके पास NOC आ जाती है या आपको कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी वो दे देते हैं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। NOC लेने से मतलब ये है कि आपकी NOC वो अपलोड भी करें आपके UGC पोर्टल में। मतलब ये है कि देखिए, आपको मैं बताऊं, जब भी आपकी कोई भी फेलोशिप लगती है, चाहे वो CSR की हो चाहे UGC की हो, तो उसके बाद आपका एक पर्टिकुलर ID बन जाती है, एक बेनिफिशियरी कोड आ जाता है जिसमें आपकी फेलोशिप आती है। यानी आपके पास एक पर्टिकुलर पोर्टल होता है, अगर आप UGC से तो UGC का, और अगर आप CSR से तो CSR का। तो उसके बाद अगर आप जब भी ट्रांसफ़र लेंगे तो आपके जो पोर्टल में वहीं पे आपकी NOC भी अपलोड होती है दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं और जहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो अगर वो अपलोड होगी, उसके बाद UGC आपका ट्रांसफ़र अप्रूव करेगा, तब जाके आपकी फेलोशिप दोबारा आएगी, या ये भी कह सकते हैं तब जाके आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरा होगा। तो अब ये काम सिर्फ इंस्टीट्यूट ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे NOC बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका पोर्टल है उसे सिर्फ इंस्टीट्यूट ही चलाता है, इंस्टीट्यूट ही आपकी फेलोशिप भरता है। आप सिर्फ अपनी फेलोशिप देख सकते हैं कि आपकी आई कि नहीं या कब तक आ जाएगी, थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं, पर आप बाकी इसमें कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकते। डिसीजन जो करता है वो इंस्टीट्यूट ही करता है। तो यानी आप जहाँ भी हैं वही इंस्टीट्यूट आपके पोर्टल को चला रहा होगा, और उसके बाद आप जहाँ जाएंगे वो भी इंस्टीट्यूट आपके पोर्टल को चला सकता है, क्योंकि उनके पास सब
आईडी का एक्सेस होता है लगभग। अब ये तो मैंने आपको एक जनरल स्टेप बता दिया कि आपको दोनों से एनओसी चाहिए और दोनों एनओसी आपके अपलोड हो जानी चाहिए दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ से, और उसके बाद यूजीसी अप्रूव करेगा, देन आपका ट्रांसफर पूरा हो जाएगा। पर अब देखिए उस स्टेप तक जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी आपको ट्रांसफर लेना है तो सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करें जहाँ से आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं। उन्हें आप बताएं कि आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं और क्यों आप लेना चाह रहे हैं, वो रीज़न दें। क्योंकि देखिए, आप एक वैलिड रीज़न देंगे तभी जाके वो कन्वेंस होंगे आपके ट्रांसफर से, और उसके बाद ही वो आपको एनओसी देंगे। फोर्थ है, रिलेटेड कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसमें गाइड का भी रोल होता है, क्योंकि एनओसी चाहिए तो गाइड के भी सिग्नेचर चाहिए या गाइड से भी बात करनी पड़ती है। तो देखिए, हाँ, गाइड से भी बात करनी पड़ती है और गाइड को भी बताना होता है। पर एक और चीज़ मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे भी कि गाइड एनओसी में साइन करता है या नहीं। क्योंकि केसेस में जो मुझे लगता है डिपार्टमेंट एनओसी इशू करता है या आपका कॉलेज एनओसी इशू करता है। मतलब वहाँ पे गाइड का रोल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि गाइड आपकी एनओसी रोक देगा या साइन नहीं करेगा। बाकी मैं ये भी कहूँगा आपको कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई आपका मतलब ट्रांसफ़र रोक सकता है। वैसे लीगली कहूँ या मतलब बिल्कुल ट्रुथ कहूँ तो कोई भी आपका ट्रांसफ़र या एडमिशन नहीं रोक सकता है या आपको जाने से नहीं रोक सकता है। पर हाँ, फिर भी अगर आप गाइड को बता देते हैं और अच्छे मतलब उनसे रिलेशन रखते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देखिए, आप जहाँ एडमिशन लेंगे वहाँ भी आप उनको बता दीजिए कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र होके आ रहे हैं और आपको एनओसी चाहिए, तभी जाके आपकी मतलब फेलोशिप आएगी। तो जिससे कि वो भी आपको एनओसी ईजिली इशू कर दें और आपका एनओसी जो है वो अपलोड कर दें आपके पोर्टल पे, और ताकि आपकी फेलोशिप आ सके। तो देखिए, यहाँ पे भी आपकी गाइड का रोल है। जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे आप गाइड को सारी बातें बता सकते हैं, साथ में डिपार्टमेंट को वो शेयर कर सकते हैं, और आप देखेंगे उसके बाद डिपार्टमेंट ही या गाइड ही आपकी एनओसी मतलब इशू कर देगा और उसके बाद वो अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप एडमिशन लेते हैं ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, तो आपको प्रोसेस दोबारा ही अपनाना पड़ता है। और ज़्यादातर केसेस में आपको यही करना है, जब तक आपका नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो जाता है उससे पहले आपको ट्रांसफ़र की बात नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, जहां आप एडमिशन ले रहे हैं, जब तक आप वहां पे सारी चीज़ें कंफर्म नहीं कर लेते या अपना पूरा केस नहीं समझा लेते, तब तक आप अपने इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र की बात ना बोलें, क्योंकि ये आप पे दिक्कत हो सकती है। मानो आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ ही नहीं, या आपने जो भी इनका एडमिशन क्राइटेरिया था, जिसमें चाहे वो इंटरव्यू हो सकता है, चाहे एग्ज़ाम निकालना हो सकता है, और चाहे आप डायरेक्ट बात करके भी एडमिशन ले रहे हैं, पर अगर कोई नहीं माना या आपके केस के बाद उन्होंने मना कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपके रिलेशन इस इंस्टीट्यूट से भी खराब हो जाएंगे जहाँ आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में तो आपका वैसे भी नहीं होना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, आप ट्रांसफ़र तभी लें जब आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में हो चुका हो और उसका ऑफर लेटर आपके हाथ में हो। तो देखिए, होता क्या है कि मतलब जब आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में छोड़ते हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपकी एनओसी आपको देता है, एक हार्ड सॉफ्ट कॉपी भी दे देगा और एक अपलोड भी कर देगा। और ऐसे ही जो आपका नया इंस्टीट्यूट है वो भी आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी दे देगा या हार्ड कॉपी भी दे देगा और साथ में अपलोड भी कर देगा। उसके बाद यूजीसी आपके मतलब ट्रांसफ़र को अप्रूव करेगी और उसके बाद आपकी फेलोशिप आ जाएगी। तो यानी ड्यूरिंग जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो उस प्रोसेस में आपकी फेलोशिप रुक जाती है, क्योंकि जिसको आपका पोर्टल भरना था फेलोशिप का, वो अब नहीं भरते हैं क्योंकि आपने वहाँ से एडमिशन छोड़ चुका होता है। बाद में आप इस बात को भी जान लीजिए, जो मैंने पहले भी कहा था कि आपकी फेलोशिप जो है वो वैसे पूरी ही आती है और 5 ईयर्स की ही आएगी। मतलब इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि अब आपको ये लगे कि आपको जो बीच का टाइम है उसकी फेलोशिप नहीं आएगी। और साथ में आप ये भी ना सोचें कि आपकी जो फेलोशिप वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। मतलब ये फेलोशिप वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे मतलब आप यूज़ कर चुके हैं जितनी, और उसके बाद की आपकी बची रहेंगी। अब नेक्स्ट कुछ एडवाइस है यहाँ पे जो मैं आपको देना चाहूँगा। इसमें देखो, पहले तो ये, जब भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो मिनिमम 30 डेज से 60 डेज ले सकता है। तो इसीलिए इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप जब भी ट्रांसफ़र ले तो आप डॉक्यूमेंटेशन का काम साइड वाइज करते रहें, यानी आप दोनों इंस्टीट्यूट में जवाब डालते रहें कि आपको एनओसी चाहिए, या जल्दी वो आपके एनओसी को अपलोड करें। मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम करते रहें। सेकंड, देखिए, दूसरी यूनिवर्सिटी तभी एनओसी देगी जब आप एडमिशन ले लेंगे या फीस सबमिट कर लेंगे। तो इसीलिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप एडमिशन जल्दी लें और फीस सबमिट कर दें, ताकि वो आपकी जो मतलब एक प्रूफ है एडमिशन का, उस प्रूफ को देख के ही आपको एनओसी दे और आपका जो एनओसी है वो अपलोड भी कर दे। थर्ड, देखिए, ट्रांसफ़र हो सकता है, पर मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि अब आप ये ना सोचें कि आपका थोड़ा सा भी आपको गड़बड़ लग रही है किसी इंस्टीट्यूट में या परेशान हो जाते हैं इसलिए ट्रांसफ़र लें। देखिए, आप ट्रांसफ़र तभी लें जब आपका कोई जेन्युइन रीज़न हो, और जेन्युइन रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है और चाहे रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। पर आप ये जब प्रोसेस करें तो सोच के ये प्रोसेस करें, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग लेंदी होता है। और साथ में ये भी चीज़ होती है कि
कहीं ऐसा ना हो कि आप एक जगह से हटें और दूसरी जगह फंस जाएं। तो ये ऐसा भी ना हो, आप ऐसी जगह को चूज़ करें जहाँ आप मतलब ठीक हो, और या जहाँ पे आपको चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाए। फोर्थ पॉइंट है, देखिए आप दोनों ही तरफ सच बताएं, मतलब जहाँ से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं और जहाँ आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, मतलब दोनों ही तरफ अपना केस अच्छे से बताएं, ताकि आपके लिए जो चीज़ें वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाए और या ईजी आपकी चीज़ें हो जाएँ। मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए अगर आप अपने रिलेशन अच्छे बना के रखते हैं अपने गाइड से, यूनिवर्सिटी से और एडमिनिस्ट्रेशन से, तो देखिए जो आपका ये प्रोसेस है बहुत इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कभी कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट वही जो मैं आपको हर बार कहूँगा, अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।